नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों को बाल मनोविज्ञान एवं इतिहास विषय की कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो एक हेडिंग आप लोग बना लें, दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो समय रहा है वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा है। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि दिल्ली सल्तनत का समय या कालक्रम है 1206 से 1526, 1306 से 1526, 1406 से 1526 या फिर 1106 से 1526। तो ध्यान दीजिएगा, 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, यहां से इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, कभी डेट को लेकर के तो कभी सुल्तान को लेकर के। तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और अंतिम जो सुल्तान था उसका नाम इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी। तो अगर पूछ ले कि प्रथम सुल्तान कौन था तो प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछ दे अंतिम सुल्तान कौन था तो अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अगर वंश पूछ दे प्रथम वंश तो प्रथम वंश जो था वह गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? गुलाम या ममलूक वंश का। और अगर पूछ दे कि अंतिम वंश कौन सा था तो अंतिम वंश लोदी वंश। देखिए, इब्राहिम लोदी सुल्तान। तो देखिए, 3-4 प्रश्न यहीं से बन सकते हैं। एक डेट को लेकर के, इसकी शुरुआत कब से कब तक है? 1206 से लेकर के 1526। प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। प्रथम वंश गुलाम वंश और अंतिम वंश लोदी वंश। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो समय रहा है वह 1206 से 1526 अर्थात 320 वर्ष। यह 320 वर्षों का इतिहास है। इस 320 वर्ष के इतिहास में देखा जाए तो 5 वंशों के सुल्तानों ने शासन किया है। इस 320 वर्ष के दौरान 5 वर्षों के सुल्तानों ने शासन किया है, जिनका क्रम इस प्रकार है। क्रम को ध्यान से देखें, कई बार क्रम को लेकर के भी प्रश्न बने हुए हैं। तो जो सबसे पहला वंश था वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश का समय रहा है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी। दूसरा जो वंश था उसे खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। खिलजी वंश। इसका समय 1290 से लेकर 1320 ईस्वी। अर्थात गुलाम वंश को देखा जाए तो इन्होंने 84 वर्षों तक शासन किया। वहीं पर खिलजी वंश को देखा जाए तो इन्होंने केवल और केवल 30 वर्षों तक शासन किया। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासनकाल सर्वाधिक रहा है या निम्नतम रहा है। तो सबसे निम्नतम जो रहा है वह खिलजी वंश का रहा है। देखिए, केवल और केवल 30 वर्ष है। तीसरा
तुगलक वंश, तुगलक वंश, इनका जो समय रहा है 1320 से लेकर 1414, अर्थात लगभग 94 वर्ष इनका जो शासनकाल रहा, 94 वर्षों तक रहा है। चौथा जो वंश था वह सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। सैयद वंश, सैयद वंश का जो समय रहा है वह 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा है, अर्थात 37 वर्षों तक का इनका शासनकाल रहा है। पांचवा और अंतिम जो वंश है वह है लोदी वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का समय रहा है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी, यानी लगभग इनका भी 77 साल, 76-77 साल शासनकाल रहा है। तो देखिए इनका 84 वर्ष गुलाम वंश का, खिलजी वंश का केवल 30 वर्ष, तुगलक वंश का 94 वर्ष, सैयद वंश का 30 वर्ष और लोदी वंश का 76-77 वर्ष। तो सबसे अधिक किसका रहा है? तो तुगलक वंश। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछ दे कि सर्वाधिक समय तक किसका शासन काल रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो तुगलक वंश का रहा है। अगर सबसे कम, ज्यादातर यही पूछता है सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक तुगलक वंश का और सबसे कम खिलजी वंश का रहा है। तो सबसे पहला कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस गुलाम वंश पर। गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश का जो समय रहा है वह 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1206 से 1290 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकार इसे गुलाम वंश कहना उचित नहीं मानते हैं, इसलिए इसकी जगह पर मोमलूक शब्द देते हैं। गुलाम वंश की जगह मोमलूक वंश इसे कहा जाता है। गुलाम या दास वंश इसलिए नहीं कहा जा सकता है, इतिहासकार अपना यह मत प्रकट करते हैं क्योंकि गुलाम वंश के अंतर्गत 11 शासक हुए हैं। गुलाम वंश, अभी एक एक पे चर्चा किया जाएगा। गुलाम वंश के अंतर्गत 11 शासक हुए हैं, जिनमें से केवल 3 शासक, 3 सुल्तान ही केवल गुलाम रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। जबकि इनकी जो संतानें थी वह स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी, क्योंकि सभी इन सुल्तानों को, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इनको इनके शासन काल के दौरान ही या शासन काल से पहले ही इनको दास्ता से मुक्त कर दिया गया, अर्थात स्वतंत्र हो गए। तो इनके जो पुत्र सुल्तान बने वे सभी स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, तो इनको गुलाम वंश का कहना उचित नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने अरबी भाषा के मोमलूक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान जो सैन्य सेवा में लगा हो। मोमलूक का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता की संतान जो सैन्य सेवा में लगा हो। अब बात करते हैं गुलाम वंश के सुल्तानों पर। देखिए गुलाम वंश के अंतर्गत जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक।
इनका जो शासनकाल रहा है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। पहले एक जगह सभी सुल्तानों को लिख देते हैं, फिर एक एक करके सब पर चर्चा किया जाएगा। दूसरा जो सुल्तान था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। आराम शाह, इनका शासनकाल केवल 7-8 महीने का रहा है, 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित वंश को कुतुबी वंश कहा जाता है। कुतुबी वंश। तीसरे नंबर पर हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वह 1210 से लेकर 1236 ईस्वी। चौथे नंबर पर इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनका भी शासनकाल 4-6 महीने का ही रहा है। 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और इन्हें अपदस्थ भी 1236 ईस्वी में ही कर दिया जाता है। 5वें नंबर पर रजिया सुल्तान। यह मध्यकालीन इतिहास की पहली महिला शासिका है। कई बार यहां से प्रश्न बना है। रजिया सुल्तान, इनका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी है। 1236 से 1240 ईस्वी। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले लें। छठे नंबर पर बहराम शाह। इनका जो शासनकाल है वह 1240 से 1242 ईस्वी है। सातवें नंबर पर अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद, इनका समय रहा है 1242 से 1246 ईस्वी। अगला है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद का जो समय रहा है वह 1246 से 1266 ईस्वी। अगला है गियासुद्दीन बलबन। ये भी काफी प्रसिद्ध सुल्तान रहा है, गियासुद्दीन बलबन। अच्छा, एक चीज यहीं पर आओ, देखिए इल्तुतमिश द्वारा जो वंश स्थापित किया गया था इन सबको शमसी वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं? शमसी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित वंश को किस नाम से जानते थे? कुतुबी वंश। और इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित वंश को किस नाम से जानते हैं? शमसी वंश। और गियासुद्दीन बलबन के द्वारा जो वंश स्थापित किया गया है इसे बलबनी वंश के नाम से जानते हैं। तो बलबनी वंश के अंतर्गत गियासुद्दीन बलबन, इसके पश्चात कैकुबाद, और कैकुबाद के पश्चात क्यूमर्स।
क्यूमर्स एक छोटा सा बालक था, इसकी उम्र लगभग 4 से 6 वर्ष की थी और इसी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है और गुलाम वंश का अंत कर देता है। गियासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल रहा है वह 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक रहा है। कैकुबाद का जो शासनकाल रहा है वह 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी रहा है और क्यूमर्स का जो शासनकाल रहा है वह 1290 ईस्वी। कुछ ही समय के लिए यह सुल्तान बनता है। जलालुद्दीन खिलजी जो सेनापति था इसका संरक्षक बना दिया जाता है और वही क्यूमर्स की हत्या कर देता है और नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिसे खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश में अगर आ जाए कि प्रथम सुल्तान कौन था, तो प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के अंतर्गत अगर आ जाए अंतिम सुल्तान कौन था, तो अंतिम सुल्तान कौन था? क्यूमर्स। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में नहीं है, कैकुबाद है, तो कैकुबाद पर भी आप टिक कर, क्योंकि एक बार प्रश्न यहां से बना हुआ था कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान है, तो उसमें क्यूमर्स ऑप्शन में नहीं था, कैकुबाद था, तो कैकुबाद सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नाम है तो आप किस पर टिक करेंगे? क्यूमर्स पर टिक करेंगे, क्योंकि कुछ महीने के लिए भले यह बच्चा था लेकिन इसे सुल्तान बनाया गया था। तो अंतिम रूप से देखा जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम सुल्तान कौन था? तो कौन था? क्यूमर्स था। अब हम लोग एक एक करके इन सभी सुल्तानों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक पर चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय रहा है वह 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश, दास वंश या ममलुक वंश तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर आ जाए गुलाम वंश की स्थापना की थी तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, क्योंकि यही प्रथम सुल्तान था, चाहे वह दिल्ली सल्तनत हो चाहे वह गुलाम वंश हो। तो यहां से भी कई बार प्रश्न बने हुए हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए तो यह मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास था। जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो विभिन्न भारतीय रियासतों को वह जीतता चला गया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका काफी सहयोग किया हुआ था, जिसके चलते जब वह भारत छोड़कर गजनी वापस जा रहा था तो यहाँ के अपने विजित क्षेत्रों पर अधिकार किसे दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सालार, कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सालार तथा मलिक की उपाधि दी थी। सिपह सालार तथा मलिक की उपाधि याद रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, इसलिए इस गौरी ने सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी, बल्कि अपने विजित क्षेत्रों पर सिपह सालार तथा मलिक की हैसियत से शासन करने का अधिकार दिया था। किंतु 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके 2 वर्ष पश्चात मोहम्मद गौरी का एक भतीजा था, विधिक अधिकारी था, जिसका नाम गियासुद्दीन महमूद था। गियासुद्दीन महमूद के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है और साथ ही साथ सुल्तान की उपाधि दी जाती है। तो 1206 से लेकर के 1208 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी द्वारा विजित क्षेत्रों पर सिपह सालार तथा मलिक की हैसियत से शासन किया और 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी तक जब उसे गियासुद्दीन महमूद के द्वारा दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है और सुल्तान की उपाधि दी जाती है, तब से वह सुल्तान की उपाधि के साथ शासन
करता। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जहां से प्रायः प्रश्न बने हुए हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए तो यह सुल्तान बनने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाया, बल्कि गौरी के द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उसी पर अपना कड़ा नियंत्रण बना रहे, इस ओर इसने ध्यान दिया। इसलिए इसने अपने समकालीन विद्रोहियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जो भी इसके समकालीन इसका विद्रोह समकालीन व्यक्ति थे जो कभी भी इसका विद्रोह कर सकते थे, उनको संतुष्ट करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। गजनी का शासक याल्दूज था। याल्दूज की पुत्री के साथ अपना विवाह कर लिया। याल्दूज की पुत्री के साथ अपना विवाह किया। अपनी बहन का विवाह मुल्तान तथा सिंध के सूबेदार कुबाचा के साथ कर दिया। कुबाचा के साथ किया तथा अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? इल्तुतमिश के साथ कर दिया। याल्दूज की पुत्री के साथ अपना विवाह, अपनी बहन का विवाह मुल्तान तथा सिंध के सूबेदार कुबाचा के साथ किया और पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? इल्तुतमिश के साथ कर दिया। और कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐबक के बारे में जानते हैं। देखिए, ऐबक के द्वारा दिल्ली के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की गई है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह भारत में बनी पहली मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है और यह भारत की बनी पहली मस्जिद है। तो देखिए, यहां से कई तरीके से प्रश्न बन सकता है। भारत में मस्जिद बनाने की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगर कभी आ जाए भारत में बनी पहली मस्जिद है तो पहली मस्जिद कौन है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। या कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। और यह कहां पर है? अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। यह भी कहां पर है? दिल्ली में। यहीं पर एक बात समझ लीजिए, कुतुब मीनार से भी 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर कभी आ जाए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने कराया था, तो आप किस पर टिक करेंगे? ऐबक पर टिक करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर एक शब्द यह जोड़ देता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया, तब आप इल्तुतमिश पर टिक करेंगे। तब किस पर टिक करेंगे? निर्माण कार्य पूर्ण कराया इल्तुतमिश पर। क्योंकि जब निर्माण कार्य शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो एक ही मंजिल इसकी बनवा पाया था, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात शासनकाल किसका आया? इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था, जिसमें 4 मंजिलें थी। अच्छा, अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि कुतुब मीनार की जो वर्तमान संरचना हम देख रहे हैं,
इस पर अंतिम रूप से किस सुल्तान ने कार्य कराया है या कार्य किया है? तो किस सुल्तान ने कार्य किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है। आगे चल करके जब तुगलक वंश का अधिकार दिल्ली सल्तनत पर होता है तो उसका एक सुल्तान था जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इसके चौथी मंजिल पर बिजली गिर जाती है, जिसके कारण चौथी मंजिल ध्वस्त हो जाती है। ध्वस्त हो जाने के पश्चात चौथी मंजिल को तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया ही बनवाया और उस पर एक मंजिल और जोड़ दिया, यानी 2 मंजिलों का लास्ट में निर्माण किसके द्वारा कराया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो वर्तमान समय में कितनी मंजिलें हो गई हैं? 5 मंजिलें। तो वर्तमान समय में जो कुतुब मीनार है इस पर अंतिम रूप से किस सुल्तान ने कार्य किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है। शुरुआत में जो 4 मंजिलें बनी हुई थी वह संगमरमर की बनी हुई थी और लास्ट में जो दूसरी मंजिल और 2 मंजिलें बनी हुई हैं वह संगमरमर तथा लाल बलुए पत्थर के मिश्रण से बनी है। इसीलिए देखेंगे नीचे की जो 3 मंजिलें हैं वो अलग रंग की दिखेंगी और ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो अलग रंग की दिखेंगी। इसके पीछे यही कारण है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और अंतिम रूप से किस सुल्तान ने कार्य किया है? तो अंतिम रूप से किस सुल्तान ने कार्य किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। कुछ और इससे जुड़ी खास बातों पर चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए तो यह कुरान का अच्छा ज्ञाता था, विद्वान था, इसलिए इसे कुरान ख्वां की उपाधि दी गई थी। इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता था। अगर कभी आ जाए कि किस सुल्तान को कुरान ख्वां के नाम से जानते हैं तो कुरान ख्वां के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। इसके अलावा यह अत्यधिक दानप्रिय था। इसकी दानप्रियता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श। अगर कभी आ जाए कि किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। तो ये हाथियों का दान, लाखों का दान, यह अत्यधिक दानप्रियता के कारण ये उपाधियां इसे दी गई हैं। तो कभी आ जाए लाख बख्श के नाम से या पील बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान अथवा पोलो खेलते समय, चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी दुष्काल मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। लाहौर में चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी दुष्काल मृत्यु हो गई और लाहौर में ही इसे दफना दिया गया। कई बार प्रश्न यहां से बना हुआ है, यहां से भी बना हुआ है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अगर कभी आ जाए कि चौगान अथवा पोलो की शुरुआत भारत में किसने की है? तो किसने की है? यही तुर्कियों के द्वारा की गई है। अगर ऑप्शन में तुर्की है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए तो यह भी एक इल्बरी तुर्क ही था, तुर्क राजा था। तो भारत में चौगान अथवा पोलो की शुरुआत तुर्की शासकों के द्वारा की गई थी। अगर ऐबक ऑप्शन में है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो यह ही कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। धन्यवाद।